हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री में अगला भाग। जो भी सारी चीज़ें थी हम पढ़े थे उसके आगे शुरू करते हैं। तो यह है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेस, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? रेट लॉ पढ़ा था, वेग नियम पढ़ा था, वेग का नियम पढ़ा था, वेग नियम पढ़ा था। तो यहां पर ये R बराबर क्या आया था कि A की कंसंट्रेशन X और B की कंसंट्रेशन Y। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है आपका, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर है, ठीक है ना। K है आपका रेट कांस्टेंट है, क्या है? रेट कांस्टेंट, ये भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। X एंड Y क्या है? ऑर्डर है। और N क्या है? N इज इक्वल टू X प्लस का Y है, क्या है? X प्लस का Y है। और N है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं। ए आपका क्या है? कंसंट्रेशन है। ये जो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है? कंसंट्रेशन, मतलब कि सांद्रता होती। क्लियर है? तो अब इसी पर बेस्ड आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे और एक अलग से कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये चीज हमने देख लिया था। आपकी के की ये जो यूनिट आई थी, के की रेट कांस्टेंट की जो के की यूनिट आई थी, यूनिट के की जो यूनिट आई थी वो कितनी आई थी? ये आई थी मोल 1 - n लीटर n-1 टाइम इनवर्स। कितना आया था? टाइम इनवर्स। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये अब पिछले लेक्चर पे मैं बता चुका हूं कि ये सब सारी चीजें कैसे आई हैं, कहां से आई हैं। तो चलिए अब बिना किसी देर किए हुए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा था, ठीक है, कि कल के लेक्चर पे हमने थ्योरी पार्ट में क्या किया था। न्यूमेरिकल पार्ट तो सबको पता है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। दिया हुआ है एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन की पावर 1/3 है, इनटू B की कंसंट्रेशन की पावर -4/3 है, और C की कंसंट्रेशन की पावर ½ है। तो आपको अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, मात्रक बताइए। ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। कोशिश करिए। तो यहां पर देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 3/2। मैंने आपकी अभिक्रिया की कोटि के लिए क्या बताया था कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो N इज इक्वल टू क्या होता है? X प्लस Y, मतलब कंसंट्रेशन में जितनी पावर लगी रहती है उनका सबका समेशन क्या होता है? N होता है, प्लस का Z कर लो। यहां पर क्या है? Z है ना, Z कर लो। X की वैल्यू A की पावर कितनी लगी है? 1/3। B की पावर कितनी लगी हुई है? -4/3। Y की जगह पे, C की जगह पे कितना है? ½ है। इनको सबको तो जोड़ना ही तो था। यहां पर आप पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपका कितना आ गया? 6। इसका इधर कितना हो जाएगा? 2। इधर कितना हो जाएगा? 8। इधर कितना हो जाएगा आपका? 3। तो ये कितना हो गया? 5 में से 8 गए तो माइनस का 1
माइनस का 3/6 यानी कि माइनस का 1/2। तो ये क्या आ गई आपकी अवक्रिया की कोटि आ गई, n की वैल्यू आ गई। यही क्या है, अवक्रिया की कोटि है। क्लियर हो गया। अब तो लिखिएगा अवक्रिया की कोटि बराबर अवक्रिया की कोटि बराबर -1/2। ठीक है, अभी देखेंगे कि ये सब सारी चीजें हैं क्या। ठीक है, अब आपको वेग स्थिरांक की, तो वेग स्थिरांक की यूनिट क्या होती है, ध्यान से देखोगे तो क्या होती है, मोल 1 - n, लीटर n-1, टाइम इनवर्स। तो यहां से आप क्या लिखोगे, n की जगह पे कितना है, माइनस का 1/2, तो मोल 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ये रहा लीटर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा, टाइम इनवर्स। तो यहां से जब आप करोगे तो ये हो जाएगा मोल 3/2, मोल की पावर 3/2, एल की पावर माइनस का 3/2 और टाइम की पावर -1। तो ये आपकी के की यूनिट आ गई। चलिए छापिए, तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। छाप लिया, चलो हटा दें। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है और चीजें ऐसी ही करनी है। ठीक, अगला आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है कि ये आपकी एक क्या हुई, एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें दिया है, लिखिएगा दिया है माइनस का d कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है K1A। ठीक है, इसी तरीके से ये दिया हुआ है d कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इज इक्वल टू K2A दिया हुआ है, और इसी तरीके से आपका d कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई dt ये आपको दिया हुआ है K3C दिया हुआ है, सॉरी K3A दिया हुआ है। कह रहा है कि K1 K2 और K3 के बीच में संबंध बताइए। लिखिएगा K1 K2 तथा K3 के बीच में संबंध बताइए। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो देखो कैसे करते हैं, रिएक्शन लिखो क्या है, 2A बना रहा है 3B प्लस का 2C। ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है, इतना तो सबको पता होगा। अब इसका अवकलन रूप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू प्लस का 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू प्लस का 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई dt। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब यहां से देखो तो सब इसकी वैल्यू दिया हुआ है, किसकी, -d1AT की वैल्यू कितना दिया है, K1A, तो रख दो। तो ये कितना हो जाएगा, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई 2, यही हो जाएगा। इसी तरीके से 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, dB बाई dt की जगह पे कितना दिया हुआ है, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका K3, ये 1/2 K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, यही तो दिया हुआ है। देख लो कि इसके अलावा भी कुछ है मेरे भाई, आई होप इसके अलावा तो कुछ नहीं होना चाहिए।
एक काम करो, ये दिया है तो ये वाला है साइन लगा हुआ है ना, ये माइनस नहीं है, ठीक है, तो ये यहां पर माइनस रहेगा। ठीक, अब यहां से देखो तो आप a से a कैंसिल हो गए, तो यहां से क्या बचा, माइनस का k1/2 इज इक्वल टू k2/3 इज इक्वल टू k3/2। ये आपका रिलेशन आ गया, खत्म बात। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर y। क्या कह रहा है कि यदि ए की सांद्रता को दोगुना कर दें, यदि ए की सांद्रता को दोगुना कर दें तथा बी की सांद्रता को आधा कर दें, को आधी कर दें तो नई अभिक्रिया की दर, आर डैश हो जाती है। ठीक है, आर डैश डिवाइडेड बाई आर ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर x इंटू बी की पावर y। कह रहा है कि यदि ए की सांद्रता को क्या कर दें, दोगुना कर दें तथा बी की सांद्रता को क्या कर दें, आधी कर दें, तो नई अभिक्रिया की दर कितनी हो जा रही है, आर डैश हो जाती है। तो आर डैश अनुपाते आर बताना है आपको। तो देखिए कुछ करने की जरूरत है नहीं वैसे ज्यादा, यहां से देखोगे तो आर कितना दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, यही दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1। अब जो बोला है क्वेश्चन में वो कर लो कि अब आर डैश हो जा रही है कब, जब आप ए की सांद्रता को क्या कर रहे हैं, दोगुना किए दे रहे हैं। तो भैया ए की सांद्रता को आप दोगुना कर दो, तो 2a की पावर x। फिर क्या कह रहा है, बी की सांद्रता को क्या करना है, आधा करना है, मतलब b/2 की पावर y। ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गया, यही तो है। तो अब आप यहां से देखो, तो मैं इसको समीकरण 2 को फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, आगे सॉल्व कर रहा हूं। तो यार मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर x लिख सकता हूं यहां पर, और इसको a की पावर x उसी तरीके से, और इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं b की पावर y, और इसको क्या लिख सकता हूं 1/2 की पावर y, यही तो कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां से r डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यदि मैं लिखूं तो ये कितना है, एक तरीके से 2 की पावर x, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर -y। तो घात गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो 2 की पावर -y ये हो गया, और ये हो जाएगा a की पावर x b की पावर y। ये समीकरण नंबर 2 कर दो, जो भी करना है 3 कर दो। ठीक है, अब क्या कर दो, समीकरण 3 भागे 1 करने पर तो लिख दो, समीकरण 3 भागे 1 करने पर खत्म बात। तो समीकरण 3 भागे, तो 3 क्या है, आर डैश 2 की पावर x माइनस का y, a की पावर x b की पावर y, और आपको डिवाइड करना है ना, तो ये रहा डिवाइड का साइन लगा दिया। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, a की पावर x b की पावर y के। खपाच कट गया,
प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी हट जाएगा, तो आर डैश डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस का y, ये आपका आ गया क्वेश्चन में। तो देखिए कोई तोप चीज नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, बहुत छोटी सी बातें हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े, हटा दें इसे। क्वेश्चन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, याद वाद कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब आप अपनी नोट्स को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ेंगे, सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। और ये मत कह दीजिएगा गलती से भी कि सर टाइम नहीं है, टाइम तो आप लोगों के पास बहुत है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिया हुआ है a की पावर हाफ और b का स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि पात्र का आयतन, लिखिएगा, यदि पात्र का आयतन अचानक से 50% कम कर दिया जाए, तो अभिक्रिया की नई दर आर के रूप में लिखिए, आर के रूप में बताइए। ये रहा आपका क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो आपको ये दिया हुआ है। अच्छा आपको पता है सांद्रता बराबर क्या होता है? सांद्रता बराबर होता है मोल पर लीटर। लीटर क्या है आपका? वॉल्यूम है ना, मतलब कि लीटर क्या है आपका? आयतन है। बात समझना। अब आयतन मैं क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं। तो आयतन कम कर रहा हूं तो सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। यानी कि एक तरीके से देखो तो आपकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के, मतलब कि आयतन के। मतलब कि जितना आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन उतना घटेगी, या वॉल्यूम जितना कम करेंगे उतना गुना कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान देना, जितना गुना आप जो है आयतन कम करेंगे उतना ही गुना क्या होगी? सांद्रता आपकी बढ़ेगी। ठीक है, ये यदि क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब आपको क्या दिया हुआ है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर हाफ, बी की पावर 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है? 50% कम हो रहा है। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है? प्रश्नानुसार आपका जो आयतन है, आयतन 50% कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कम हो रहा है, अर्थात सांद्रता दोगुनी हो रही है। अर्थात सांद्रता दोगुनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। बस कुछ नहीं, खत्म बात। अब तो क्वेश्चन हो गया। तो अब मैं इसको क्या कर लूं? आर डैश मान लूं। आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ए की सांद्रता क्या हो गई? डबल हो गई, तो 2a की पावर हाफ। क्लियर। फिर कह रहा है कि बी का भी भाई सेम में ही तो भरे हुए हैं, तो बी की भी सांद्रता कितनी हो गई? डबल का स्क्वायर। यानी आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ 2, और यहां से 2 की पावर 1/2 और इंटू ये 2 का स्क्वायर। तो यहां से डायरेक्टली देखो तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 2 का पावर 1/2 कितना हो? √2, और ये कितना होता है? ये तो वही है, हाफ, बी की पावर 2।
ये क्या है, आर ही तो है ना, ये वाला टर्म क्या है, आर ही तो है, ये वाला टर्म क्या है, देखो ना यहां से आर है, तो आर डैश मैं बराबर में लिख दूं तो 4√2 और इसकी जगह पर क्या कर दूं आर। ये आपका आंसर, ये आपका क्या है आंसर। तो चलिए फिर छापिए इसे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा अब जो है अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि x और y कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आप लोग लिख लीजिएगा कि हिंट, ठीक है ना, कि कैसे निकालना है x और y। हिंट किसके लिए है, x व y ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। भाई x और y क्या है, जो उसकी सांद्रता के ऊपर पावर चढ़ी रहती है। तो देखो r जैसे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की पावर x के, इसी तरीके से r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b की पावर y के। तो हमें x और y की वैल्यू बताना। तो यहां से करते क्या है देखिएगा, पहले दिमाग खोल के समझिएगा कि यदि मैं कह दूं कि r जो आपका वेग है, अभिक्रिया की दर है, वो कितनी है, 2 है। मैं क्या कह दूं, अभिक्रिया की दर कितनी है, 2 है। और जो अभिक्रिया की सांद्रता है वो भी कितनी है, 2 है। अभिक्रिया की सांद्रता कितनी है, 2 है। तो भैया यहां पर x का मान कितना होगा, x का मान आप यदि देखो तो x बराबर यहां पर क्या होगा, 1 होगा। यदि अब यहां से कह दे कि आपकी अभिक्रिया की जो सांद्रता है, जो A की सांद्रता है वो कितनी है आपकी, अभी भी 2 है, लेकिन जो कह रहा है कि जो रेट है आपको वो कितना है, 16 है। रेट कितना है, 16 है। तो x की पावर कितना करें कि 16 हो जाए, तो x की पावर 4 करना पड़ेगा कि नहीं। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहां पर, 4। बात समझ में आई कि भैया आपको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, रेट कह रहा है कि आपका 2 है और A की जो सांद्रता है वो भी कितनी है, 2 है। तो यहां से यदि देखो तो भैया ये कब 2 होगा, तो ये जब एक मतलब 2 की पावर क्या हो, 1 हो, तो किसी की पावर 1 लगी हो तो वही संख्या होती है। तो 2 की पावर 1 बराबर 2। अब कह रहा है कि आपकी नहीं, आपकी अब सांद्रता कितनी है, 2 ही है, लेकिन आपका जो रेट है वो कितना हो गया, 16 गुना हो गया, तो मतलब 16 हो गया, तो 16 कर दिया। तो 2 में कितने का पावर करें कि आपका ये कितना हो जाए, 16 हो जाए, तो x के मान कितना आ गया, 4। इसी तरीके से यदि आपकी सांद्रता 3 दे दे, आपकी सांद्रता कितनी दे दे, 3 दे दे, और ये कहे कि आपका ये 81 है, क्या है, 81 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, x की पावर कितनी हो जाएगी, यहां से ढंग से देखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। मतलब x की पावर यहां पर क्या हो जाएगी, 4 होगी। x की पावर क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि 27 3 81 होता है, ठीक। तो ये सब सारी चीजें हैं, बात समझ में आ गई कि इस तरफ आपका क्या है, बताएगा कि रेट कितना है, और इस तरफ आपको बताएगा कि कंसंट्रेशन कितनी है। यहां से हम लोग लिखाएंगे कंसंट्रेशन में कितने की पावर लगी हो, तो उसके बराबर करने पर ये सब सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। माइनस माइनस कुछ भी आ सकता है, जैसे कि मान के चलो कि आपका कह दे कि आपकी सांद्रता अभी 4 है, सांद्रता कितनी है, 4 है, और रेट आपका आधा है, रेट आपका क्या है, आधा है। तो ये कब बराबर होगा मेरे भाई, 4 का अंडर रूट लेंगे, 4 का यदि अंडर रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या लिखना, 1/2 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2, तभी तो ये सब सारी चीजें होंगी ना। ठीक है, तो ये चीज है। इसी तरीके से हम b के लिए करेंगे, जो भी जैसे भी सारी चीजें होंगी वो b के लिए करेंगे। अब जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है कि b की सांद्रता आपकी कितनी है, b की सांद्रता बोल दिया कि आपकी 16 है, और रेट कह दिया कि आधा है, आधा का मतलब 0.5 है। तो अब भैया यहां पर क्या किया जाए, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू -1/4, y की वैल्यू सॉरी,
ये तो y के लिए है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/4। तो ये सब सारी चीजें हैं, ऐसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, अब ये कहते कि नहीं आपका रेट जो है सांद्रता 2 गुनी है, और ये आपका कितना है, ये आपका है 16 गुना। रेट कितना है, 16। रेट कितना है, 16 है। तो कितना होगा, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, जब √2 की पावर 8 करेंगे तब जाके 16 आएगा। तो ये सब सारी चीजें ऐसे निकालना, अभी क्वेश्चन करते हैं तो वहां से सब सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। चलिए हटा दें इसे, छाप जरूर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण। क्वेश्चन कह रहा है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, A की पावर x और B की पावर y के। कह रहा है कि यदि A की सांद्रता को दोगुना किया जाए, सांद्रता को दोगुना किया जाए, दोगुना किया जाए, तथा B की सांद्रता को समान रखा जाए, समान रखा जाए, तो अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है। तो अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। समझने वाली बात है। फिर क्या कह रहा है कि यदि A व B की सांद्रता, यदि A व B की सांद्रता को दोगुना किया जाए, दोगुना किया जाए, तो अभिक्रिया की दर 8 गुना हो जाती है। अभिक्रिया की दर 8 गुना हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि बताइए, अभिक्रिया की कोटि बताइए। ये रहा, ये आपको क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। कैसे आसान है भैया, क्या दिया हुआ है आपको, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x और B की पावर y दिया हुआ। ठीक है, अब कह रहा है कि A की सांद्रता को क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, B की सांद्रता को समान रख रहे हैं। मतलब कि आपका R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x हो गया, क्योंकि B तो क्या बोल दिया पहले वाले केस के लिए कि ये कांस्टेंट है। तो मतलब कि ये क्या हो गया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x, ये बोल दिया। जब क्या है, B यहां पर कांस्टेंट है, मतलब समान है ना, बोला है ना कि समान रखा जाता है, तो B कांस्टेंट है, मतलब उसको टच ही नहीं किया जाता। तो क्या चेंज हो रहा है, A की सांद्रता चेंज हो रही है, तो ये चेंज हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि A की सांद्रता को कितना गुना किया जा रहा है, 2 गुना। तो 2 गुना कर दिया, करने पर क्या हो जा रहा है, अभिक्रिया की दर भी कितनी हो जा रही है, 2 गुना हो जा रही है, मतलब ये 2 हो गया। तो ये कब बराबर होगा भैया, यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, 2 में कितने की पावर लगी हो कि ये 2 आए, तो 2 की पावर में x बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, आपका 1 आ गया। तो यहां से आपका x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर दूसरा केस, जब क्वेश्चन बोला है कि A और B की सांद्रता को कितना कर दें, 2 गुना कर दें। अब कह रहा है कि नहीं, दोनों समान नहीं है, दोनों मतलब किसी को समान नहीं रखा गया, दोनों को बढ़ाया जा रहा है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह रहा है, ये आपको दिया हुआ है A की पावर x, B की पावर y। अब कह रहा है कि नहीं मेरे भाई,
अब तो क्या है कि ए की सांद्रता को भी 2 गुना किया जा रहा है, बी की सांद्रता को भी 2 गुना किया जा रहा है। तो हमने कर दिया कि ए की सांद्रता को 2 गुना कर दिया और बी की सांद्रता को भी 2 गुना कर दिया। और ये बोला है कि ये किसके बराबर हो जा रहा है, 8 गुना के बराबर हो जा रहा है, तो 8 कर दिया। ठीक है, अब यहां से देखिएगा तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं ये लिख सकता हूं 2 की पावर 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, x प्लस का y। तो यहां से x प्लस का y बराबर आपका कितना आ गया, 3। और यही तो आपकी क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। बस हो गया, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। खत्म बात, दैट्स इट, खत्म, इतना ही है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब अगला कॉन्सेप्ट नोट करते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा। क्या है हेडिंग? हेडिंग है कि रेट लॉ फॉर डिफरेंट रिएक्शन, विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग नियम, विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए, अभिक्रियाओं के लिए वेग नियम। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं मेरे भाई, विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग नियम, कोई बात नहीं। अब यहां से क्या है कि अब ये जो अभिक्रिया हो ना, वेग के नियम के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। तो इसमें पहला है कि रेट लॉ फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। बात समझ लो, एलिमेंट्री रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? प्राथमिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? प्राथमिक अभिक्रिया, ये चीज। रेट लॉ फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही पद में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, एक बार में कंप्लीट हो जाए, वो क्या कहलाती हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब रिएक्शन सिर्फ एक बार लिखी होगी। वो रिएक्शन 2-3 भागों में नहीं होगी कि पहले ये प्रोडक्ट बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहले क्या करेगा, ये एक ही बार में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसी वजह से इसे क्या कहा गया है? एलिमेंट्री रिएक्शन कहा गया। क्या कहा गया है मेरे भाई? एलिमेंट्री रिएक्शन कहा गया है। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या होता है, लिखिएगा कि ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? एलिमेंट्री या प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये चीज लिख लो, पहले लिख लिया। अब इसकी जो रिएक्शन है, जैसे मान के चलो कि आपकी रिएक्शन दिया हुआ, एग्जाम्पल है मैं बता रहा हूं इसका, कि जैसे मान के चलो कि आपकी जो रिएक्शन दी हुई है A2 प्लस का B2, ये क्या बना रहा है? आपका 2AB बना रहा है।
ठीक है, इनका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, जो मल्टीप्लाई हुआ है वो कितना है, 1 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी किसका मल्टीप्लाई है, 1 का, किसका मल्टीप्लाई है, 1 का। तो इनका जो हम रेट ला लिखेंगे, रेट ला लिखेंगे वो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर के A2 की पावर, जो यहां का कोफिशिएंट होगा वो लिखा जाएगा 1 इंटू B2 की पावर, इसका यहां का कोफिशिएंट 1, तो ये लिखा जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2। पहले ये बात समझ लो कि यदि आपकी अभिक्रिया सिंगल स्टेप की अभिक्रिया है, प्राथमिक अभिक्रिया है, तो क्या करते हैं, तो उसके लिए जो सांद्रता, जो अभिकारकों की सांद्रता में जो घात चढ़ाते हैं वह उसका क्या होता है, उसके खुद के कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट का यार हिंदी मुझे नहीं पता है, ठीक है, मतलब जो उसके आगे लगा रहता है वही क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहला रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, बात समझ में आ गई कि ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती है क्या कहलाती है, प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है। और यहां पर एक चीज और लिख लीजिएगा अपने समझने के लिए कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए या प्राथमिक अभिक्रिया के लिए, प्राथमिक अभिक्रिया के वेग नियम के लिए अभिकारकों की सांद्रता में उसके खुद के कोफिशिएंट की घात लगाते हैं, बस खत्म बात। समझ गए कि यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा वही इसके सांद्रता की घात में लग जाएगा, खत्म, यही है। तो x प्लस का y बराबर कितना हो जाता है, अभिक्रिया की कोटि। तो यहां से आप अभिक्रिया की कोटि भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट लिख लिया हो तो अब आगे बढ़े। आज इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट दे देते हैं, कल इसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहला हो गया, ठीक है, हटा देते हैं। चलिए, तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, रेट लॉ फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। लिखिए, रेट लॉ फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जटिल अभिक्रिया। क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो एक पद में ना पूर्ण हो करके उसको पूर्ण होने के लिए एक से अधिक पद लगते हैं, क्या कहलाती है, जटिल अभिक्रिया। तो लिखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में एक से अधिक पद लगते हैं, जटिल अभिक्रिया कहलाती है। जटिल अभिक्रिया कहलाती है। पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं, कि भैया मेरे ये आपकी जो भी रिएक्शन है, मल्टी स्टेप का मतलब ही क्या समझ में आ गया है। मल्टी स्टेप से यार नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें एक से अधिक स्टेप होंगे। मतलब वह अभिक्रिया आपकी एक बार में ना कंप्लीट होकर के पहला वो कुछ दूसरा उत्पाद बनाएगी, फिर दूसरे उत्पाद से कुछ और बनाएगी, तब जाके वो फाइनल उत्पाद बनाएगी। ठीक है,
तो ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में एक से अधिक पद लगे क्या कहलाती है? जटिल अभिक्रिया। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया, जो भी कह लो। और इसका जो रेट ला लिखते हैं, इसका रेट ला के लिए हम क्या करते हैं, इन सब अभिक्रियाओं में सभी पद देखते हैं और जो सबसे मंद पद होता है, मतलब जो स्लो स्टेप होता है, उसके जरिए हम इसका रेट ला लिखते हैं। तो लिखिएगा, इन अभिक्रियाओं का वेग नियम लिखने के लिए, वेग नियम लिखने के लिए इनके सबसे मंद पद को, यानी कि स्लो स्टेप को, स्लो स्टेप मंद पद का कर लीजिए, का प्रयोग करते हैं, मंद पद को ही वेग निर्धारण पद कहते हैं, वेग निर्धारण पद कहते हैं, वेग निर्धारण पद, ये एक ही है, वेग निर्धारण पद कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये अभिक्रिया कई भागों में होगी, तो कुछ बहुत तेज हो जाएगी, कुछ बहुत धीमी होगी। ठीक है, तो वह इन अभिक्रिया को जब वेग नियम लिखेंगे तो उस समय क्या करेंगे, जो सबसे कम समय ले उसको नहीं लेना, वो तो फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। हमें कौन सा चाहिए? मंद पद, जो सबसे धीमे धीमे होता है, तो हमें उस पद का प्रयोग करेंगे और उसी पद को क्या कहते हैं? मंद पद को ही क्या कहते हैं? वेग निर्धारण पद कहते हैं। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब जैसे मान के चलो कि यहां पर आपको दिया हुआ है कि ये आपकी कोई एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल देखो, ये सब सारी चीजें एग्जाम्पल से ही क्लियर होंगी। मान के चलो कि ये आपकी रिएक्शन है A2 प्लस का V2 इज इक्वल टू ये बन रहा है ट्वाइस AB बन रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी मैकेनिज्म आपको ये दी हुई है। ठीक है, वो आपको मैकेनिज्म देगा। ठीक है, इस पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आपको मैकेनिज्म देगा। इसमें पहला दिया हुआ है कि पहली रिएक्शन कह रहा है कि पहला पद है कि A2 कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए K1 है, कांस्टेंट वेग स्थिरांक K है, K1 है, ये A प्लस का A बना रहा है यहां पर, पहले ध्यान दीजिएगा। फिर ये दूसरा पद शुरू हो रहा है, ये बना रहा है A प्लस का B2 से रिएक्शन कर रहा है, इसके लिए ये K2 है, और ये इसके लिए AB बन जाएगा प्लस का B बनेगा। फिर कह रहा है कि ये एक A जो अभी बचा था, तो वो A प्लस का B ये बना लेगा क्या? K3 बना, इसके लिए K3 है वेग स्थिरांक, और ये कितना है? AB बन गया। अब इसके लिए जो समय दिया हुआ है RDS, वेग निर्धारण पद को हम क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसे मैं RDS बोलूंगा और आपको समझ जाना है कि ये क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारण पद है। क्या है? RDS का मतलब मैं जब लिखूं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब वेग निर्धारण पद। और वह वेग निर्धारण पद कौन सा होगा? जो आपको यहां पर सबसे स्लो दिखेगा, सबसे स्लो दिखेगा, तो वह आपका क्या है? वेग निर्धारण पद है। तो यहां पर आपको RDS दिया हुआ है, RDS का मतलब क्या? वेग निर्धारण पद। तो ये बोला है कि ये आपका स्लो हो रहा है, क्या है? स्लो हो रहा है। ये आपकी फास्ट हो रही है रिएक्शन, ये आपकी फास्ट हो रही है। स्लो का मतलब धीमे, फास्ट का मतलब तेज। यहां पर जो टाइम लग रहा है, मान के चलो कि टाइम मेरा किस में है? मिनट में है। किस में है? मिनट में है। तो ये कह रहा है कि ये 6 मिनट ले रहा है, ये 5 मिनट ले रहा है, और ये 4 मिनट ले रहा है। तो इनमें से अब इस अभिक्रिया का यदि हमें क्या निकलना है? वेग नियम लिखना है, वेग स्थिरांक लिखना है, वेग
वेग नियम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसमें हम स्लो पद को ढूंढेंगे कि इसमें स्लो स्टेप कौन सा है। तो आपको जो भी ये रिएक्शन दी हुई होगी उसमें दिया होगा कि यह आपका स्लो पद है। ठीक है, तो हमारे लिए स्लो पद कौन सा है? ये वाला। तो बस खत्म बात। और एक स्टेप के लिए कैसे लिख लेते हैं रिएक्शन? तो बस वैसे ही। तो यहां पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? A2 पावर, एक का मल्टीप्लाई ना तो एक लिख दो। ठीक है, और यहां से R प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा? K की जगह पर यहां पर क्या है? K1 है, तो ये कितना रहेगा? K1 A2 की पावर 1 बस। और यहां से आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई? n बराबर 1, क्योंकि सांद्रता की पावर कितनी है? 1 है। तो ये आपकी अभिक्रिया की दर आ गई। क्लियर? छाप लो इसे भाई, फिर आगे बढ़े। अब आज का आखिरी टॉपिक, और वही तो 2 हो गए थे, 3 टाइप में बांटा गया था। तीसरा रेट लॉ फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन हैविंग इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? साम्यावस्था मतलब वह अभिक्रिया। रेट लॉ किसके लिए? वेग नियम मल्टी स्टेप मतलब बहुत सारे पदों के लिए। और किसके लिए? जिसमें साम्यावस्था अभिक्रिया हो, जिसमें अभिक्रिया की साम्यावस्था आपने पढ़ा होगा। सॉल्यूशन वॉल्यूशन तो पढ़ चुके होंगे, जहां भी पढ़ते रहे होंगे, क्योंकि वो तो पहला दूसरा इस चैप्टर शायद, मे बी, जो भी हो, आई डोंट नो। तो इसके लिए देखते हैं कि हम करते क्या है। तो लिखिएगा इसमें, यदि अभिक्रिया कई पदों में हो और उसमें एक पद या एक से अधिक पद या एक से अधिक पद रासायनिक साम्यावस्था अभिक्रिया हो, रासायनिक साम्यावस्था अभिक्रिया हो तो वेग नियम लिखते समय हम RDS का प्रयोग करते हैं और जो अभिकारक की सांद्रता मूल अभिक्रिया में नहीं है, मूल अभिक्रिया में ना हो तो उसको मूल अभिक्रिया के किसी अभिकारक की सांद्रता के पद में अभिकारक की सांद्रता के पद में लिखते हैं और वेग नियम निकालते हैं। अब देखिए करते क्या है, पहले मूल बात तो जान लो कि सारी चीजें हैं क्या। एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल है आपका
कि ये ट्वाइस NO प्लस का Br2 ये आपका बना रहा है 2NOBr बना रहा है, ठीक है। इसने कह दिया, इसकी मैकेनिज्म आपको दी हुई है, ध्यान देना है, क्या दिया हुआ है, मैकेनिज्म। तो जब आपको मैकेनिज्म लिखना है, क्या लिखना है, मैकेनिज्म लिखना है, तो मैकेनिज्म यहां पर आपको दिया हुआ है कि पहला स्टेप आपका क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, मतलब कि NO प्लस का Br2, NO प्लस का Br2 ये बना रहा है, ये रासायनिक साम्य अवस्था को दिखा रहा है, और यहां पर कांस्टेंट वेग स्थिरांक कितना है, K1 है। ये बना रहा है NOBr2 बना रहा है, कितना बना रहा है, NOBr2 बना रहा है। और कह रहा है कि नहीं भाई ये कैसी रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि जो भी रिएक्शन आपकी ऐसा साइन लगा हो, मतलब रासायनिक साम्य अवस्था में यदि कोई अभिक्रिया लिखी है तो वो कैसी अभिक्रिया होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन। वो इसके लिए हो सकता है आपको लिख के भी ना दे क्वेश्चन में, आपको हो सकता है वो क्वेश्चन में लिख के भी ना दे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, स्लो है कि फास्ट है, तो आपको याद होना चाहिए, आपको सर ने बताया होगा, जहां भी आप पढ़ते रहे होंगे उन्होंने बताया होगा कि ये जो मैकेनिज्म होती है, जो रासायनिक साम्य अवस्था में होती है, वो अभिक्रिया कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन। फिर कह रहा है कि नहीं भाई, अब ये पहला स्टेप हो गया, कह रहा है कि ये दो पदों में अभिक्रिया कंप्लीट होती है और एक NO और मिल जाता है, प्लस का NOBr2 बन रहा है, और ये आपकी फिर अभिक्रिया ये बन रही है, क्या हो जाता है, 2NOBr, कह रहा है ये बन रही है। और ये आपकी कह रहा है ये अभिक्रिया आपकी कैसी है, स्लो है। कैसी है, स्लो अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, स्लो अभिक्रिया है। तो अब यार हमें इसका क्या निकालना है, रेट ला निकालना है, बेग नियम निकालना है, रेट ला निकालना है। तो बेग के नियम के लिए किसके जाते हैं, स्लो स्टेप के पास जाते हैं, और इसके लिए ये कितना है, K2 है मेरे भाई, कितना है, कांस्टेंट K2 है। तो यहां पर फ्रॉम RDS से, RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या है, जो स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला। तो इसके लिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लिखेंगे, K2 लिखेंगे। K2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि स्लो रिएक्शन यही है, इसके लिए वेग स्थिरांक कितना है, K2 दिया हुआ है, तो K2। अब यहां से NO इंटू कंसंट्रेशन किसकी, NOBr2 की, NOBr2 ये रहे, ये आपका ये रिएक्शन आ गई। अब पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, दे दो भैया, बहुत महत्वपूर्ण है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंपटीशन लेवल पे बहुत आता है। ठीक, अब कैसी है रिएक्शन है कि यदि अभिक्रिया कई पदों में हो तथा उसमें एक पद या एक से अधिक पर रासायनिक साम्य अवस्था अभिक्रिया हो, तो रासायनिक साम्य अवस्था एक में, एक या एक से अधिक में मिल गई है भैया, एक में, तो वेग नियम लिखते समय RDS का प्रयोग करते हैं, कर दिया। और जो अभिकारक की सांद्रता मूल अभिक्रिया में ना हो, तो भैया मूल अभिक्रिया हमारी कौन सी है, ये वाली मूल अभिक्रिया है। मूल अभिक्रिया कौन सी है, हमें तो यही दिया है ना मूल अभिक्रिया, ये तो मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो मूल अभिक्रिया जब ये है, तो इसमें जब देखो तो भैया NO तो है, हाँ काम चल गया, लेकिन यहाँ पे भैया NOBr2 तो नहीं है, NOBr2 तो नहीं है। तो करेंगे क्या, क्या लिखा हुआ है, मूल अभिक्रिया में ना हो तो उस मूल अभिक्रिया के किसी अभिकारक की सांद्रता के पद में लिखते हैं। तो अब उसके पद में लिखेंगे तो मतलब कि इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमें कहां से मिलेगी मेरे भाई, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी यहां से, K1 वाले से। ठीक है, लिख गया, चलिए हटा दूं ना इसे, चलिए अब आप अपनी कॉपी पे देखिएगा, या मैं इसको ऊपर वाले टर्म को हटाए दे रहा हूं, ठीक है, तब चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी, तब चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। तो अब देखिए जो आपका क्या हो जाएगा, यहां से आप जाइए इक्विलिब्रियम स्टेप से। तो इक्विलिब्रियम स्टेप पर गए हम लोग, तो लिखिएगा फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेप, इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम स्टेप। तो जब आप इक्विलिब्रियम स्टेप पे जाएंगे तो यहां पर R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर यदि आप देखोगे ना यहां से तो R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर K1 क्या हो गया? R बराबर K1 इंटू R बराबर क्या हो जाएगा? K1 इंटू यहां से ये कितना हो जाएगा? NOBR2, NO इंटू BR2 लिख लिया। और ये जो मैं K1 की वैल्यू यहां से लिख दे रहा हूं, सॉरी K1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूं। पहले बात समझो कैसे लिखना है। K1 की वैल्यू किसकी लिखना है? K1 की वैल्यू। तो K1 बराबर आपका कितना हो जाएगा? ढंग से देखो तो ये वाली जो आपका उत्पाद है, तो उत्पाद क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है NOBR2 डिवाइडेड बाई, अब आपके अभिकारक की सांद्रता NOBR2, ये हो गया। पहले ध्यान से यही समझ लो कि कैसे कर रहे हैं। मैं लिखे दे रहा हूं रासायनिक साम्यावस्था पद के लिए, रासायनिक साम्यावस्था पद के लिए यहां से K बराबर, जो K लिखेंगे जो भी यहां पर हो, K बराबर क्या होगा? उत्पाद की सांद्रता। किसकी? उत्पाद की सांद्रता बटे ये होता है आपकी अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आप कब पढ़े होंगे? सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर पे, जो भी जहां पे भी हो। ये हो गया। तो अब यहां पर जो हम रेट लिखे हैं वो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थे? NOBR2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि NOBR2 तो मूल अभिक्रिया में नहीं है, तो वो कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। तो NOBR2 बराबर कितना हो जाएगा? NOBR2 बराबर ये आपका हो जाएगा K1 NOBR2, दैट्स इट। यप, हो गया। हटा दूं ना इसे? चलिए, तो अब ये हो, तो अब यहां से देख लो, तो यहां से ये इक्वेशन नंबर 2, तो समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर लिखिएगा, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, दैट्स इट। अब जब आप मान रख रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है? तो यह आपका हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा? K2 NO, और इसकी जगह पे NOBR2 की जगह पे ये K1 NOBR2, दैट्स इट। तो ये R बराबर हो जाएगा K1 K2 NO का स्क्वायर, ये 1 और ये क्या हो गया? स्क्वायर हो जाएगा BR2, दैट्स इट। तो यहां से ये सब सारी चीजें निकालना है। तो आपका N बराबर कितना हो जाएगा? इसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी है? 2। इसकी कंसंट्रेशन की पावर जब कुछ नहीं लगे होती तो उसका मतलब क्या होता है? 1। तो इसकी ये आ गई। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई? 3। तो चलिए हम अब इससे आगे कल देखेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन वगैरह होंगे वो हम कल देखेंगे। यदि अभी इस पर कोई डाउट हो, ठीक है, वीडियो देखिएगा, वीडियो फिर से बार बार देखिएगा यदि ना समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ें यार जो मैंने तीसरा वाली चीज़ बताई नहीं, ये आपके कंपटीशन में आती है, ठीक है। और मैंने बता भी दिया कि ये के कैसे लिखते हैं, रासायनिक साम्यावस्था पद के लिए के कैसे लिखते हैं? के बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाई अभिकारक की सांद्रता, वहां से लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें रहेंगी, तो आप आसानी से सारी चीजें रिलेट करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच।